हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो मोहित की पाठशाला। ये हमारी साइंस की क्लास है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बादल, जिन्हें हम लोग क्लाउड्स कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बादल होते हैं वो किस तरह बनते हैं, कि बादलों का निर्माण किस तरह होता है। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि इस वीडियो को हम और कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ताकि आप सभी को अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि बादल कैसे बनते हैं। जैसा आजकल आप सारी जगह देख ही पा रहे हो कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि पानी पानी सारी जगह हो रहा है। तो अब इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है और ये बारिश हो क्यों रही है, बारिश होने का कारण क्या है, बारिश होती कैसे है, बारिश के लिए जरूरी क्या होता है। बारिश के लिए जरूरी है बादल। अब ये बादल क्या होता है, बादल बनते कैसे हैं, इसी को हम लोग जानने वाले समझने वाले हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमारी पूरी धरती पर चारों तरफ पानी ही पानी है। जो भूभाग है वो थोड़ा कम है, बट चारों तरफ पानी की जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा है। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के हर भाग में जो पानी है वो भूभाग से ज्यादा उपस्थित है। हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे महासागर हैं, सागर हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, तालाब हैं और भी पानी के बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो बादलों को समझने से पहले कि उनका निर्माण कैसे होता है, हमारे जो मेन पॉइंट्स है ना उनको समझ लेते हैं कि हमारे मेन पॉइंट्स क्या क्या है। ओके, तो इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वाष्पीकरण या वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है, इवेपोरेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है। उसके बाद संघनन क्या होता है, जल कणिका क्या होती है, जल चक्र क्या होता है, और तापमान और दाब यानी प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा प्रेशर है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सारी चीजें ही हमारे जो क्लाउड फॉर्मेशन है कि हमारा बादलों का निर्माण किस तरह होता है, ये सारे जो मेन पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ओके, तो हम लोग बारी बारी से इन सभी पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है जल चक्र। अब ये जल चक्र क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। अब जल चक्र को समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये ड्राइंग बनाई है। ठीक है, उतनी बढ़िया नहीं बनी है बट ये ड्राइंग आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उतनी बढ़िया नहीं बनी है बट फिर भी आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास बादल भी है, सूरज भी है, पहाड़ भी है, झील भी है, नदी भी है, पेड़ भी है। ठीक है, अब होता क्या है इसको ध्यान से देखना। देखो, बादल से बारिश होती है। ठीक है, सभी को पता है जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है वो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे सारी जगह गिरता है ना। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि बारिश होती है तो बारिश का पानी सारी जगह गिरता है। ठीक है, बारिश का पानी आपके घर के बाहर भी गिरता है, घर की छत पे भी गिरता है, आपके खेतों में भी गिरता है, आपके घर के सामने जो पहाड़ी होती है वहां भी गिरता है, पेड़ों के ऊपर गिरता है। तो पूरी पृथ्वी पे जहां जहां बादल होते हैं, जहां जहां बारिश हो रही होती है, वहां सभी जगहों पे पानी गिरता है। अब क्या होता है कि वो सारा पानी गिर के एक जगह इकट्ठा हो जाता है, होता है ना। जहां से अगर जो पानी है वो हमारे बाहर आंगन में गिरा है, ठीक है, तो हमारा आंगन भी गीला है। ओके, हमारे खेतों में गिरा है तो खेत भी हमारे गीले हैं। नदियों में गिरा है तो नदियों का पानी भी गंदा हो जाता है, बट नदियों में पानी ज्यादा मात्रा में हो जाता है। फिर सारा पानी मिलके वो समुद्र में चला जाता है। ठीक है, ओके, तो ये तो सभी को क्लियर है कि बारिश होती है तो पानी नीचे गिरता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूरज है, हमारा सन है, वो निकलता है। सूरज निकलता है तो सूरज की जो गर्मी होती है, ठीक है, सूरज की गर्मी से क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी है, जो सूरज की गर्मी है, जो सूरज की किरणें है, ठीक है, वो जब पृथ्वी के किसी भाग पर पड़ती है, ठीक है, पृथ्वी के किसी भाग पे पड़ती है, मान लो कि आपके जो घर का आंगन है वो गीला है और सूरज भी निकला है। ठीक है, तो सूरज निकला है तो वो आपके घर के आंगन पे उसकी जो रोशनी, जो किरणें वो पड़ रही है, और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि आपका जो गीला आंगन था वो सूख गया। ठीक है, आपका जो गीला आंगन था वो सूख गया। अब वो कैसे सूख गया, ठीक है,
उसमें कौन सी क्रिया हुई? जब सूरज की किरणें आपके आंगन में पड़ी तो वहां पे जो पानी मौजूद था वो धीरे 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 गर्म होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, गर्म होने के कारण क्या हुआ कि तो सूरज की रोशनी से क्या होता है, इसकी गर्मी से क्या होता है कि जो हमारा गीला सतह होती है ना, चाहे वो आंगन है चाहे वो खेत है, जहां भी पानी गीला होता है और वहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो उससे क्या होता है कि जो सतह होती है वो गर्म होना स्टार्ट होती है। अब वो गर्म होती है तो क्या होता है, जो गीली सतह होती है वो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट होती है। वो सूखती क्यों है, उसके सूखने के पीछे क्या कारण है? तो वहां पे उस समय वाष्पीकरण हो रहा होता है, इवेपोरेशन हो रही होती है। अब ये इवेपोरेशन क्या है, ये वाष्पीकरण क्या है या वाष्पो उत्सर्जन क्या है? अब होता क्या है कि जो हमारी सतह होती है वो, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, कि ये हमारा तालाब है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सूरज की किरण है ना, वो 1 घंटे से बढ़ रही है, 2 घंटे से बढ़ रही है, 3 घंटे से बढ़ रही है। तो जो ये पानी है ना, पानी के ऊपर भाप बनना स्टार्ट हो रही है। क्या हो रहा है, भाप बनना स्टार्ट हो रही है। पानी जो हल्का हल्का गर्म होके ऊपर की ओर स्टार्ट हो रहा है जाना। ठीक है, अब ये जब ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये खाली नहीं जा रहा ऊपर, जो ये भाप बन रही है ना, ठीक है, सभी को पता है जब आप लोग खाना गर्म करते हो, ठीक है, या चाय बनाते हो, तो वहां पे इतनी ज्यादा भाप बनती है। ठीक है, जो वो भाप बनती है वो क्यों बनती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा होता है। ठीक है, पानी पहले ठंडा होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, फिर गुनगुना होता है, फिर वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। इतना सभी को पता है। बॉयल होने के बाद वो कि जैसे जैसे हमारा पानी वो बॉयल होना स्टार्ट होता है तो उसमें भाप बना भी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब वो जो भाप होती है वो पानी का ही रूप होता है। ठीक है, पानी की 3 अवस्थाएं होती है, पता है ना, ठोस, द्रव, गैस होती है ना। तो जो भाप है वो उसकी गैसीय अवस्था होती है। तो जो पानी है वो ऊपर की ओर जाता है, तो जो भाप है वो खाली नहीं होती है, भाप के साथ पानी की छोटी छोटी बूंदें भी होती है, छोटी छोटी बूंदें। अब उन छोटी छोटी बूंदों को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जल कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जल कणिका कहते हैं। अब ये जल कणिका दिखने में कैसी होती है, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखा आपने हमारी जो जल कणिका है वो किस तरह की दिखाई देती है, छोटी छोटी पानी की बूंदें, और ये सारी बूंदें मिलकर बादल बनाती है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे वाष्पीकरण की। तो वाष्पीकरण इसी प्रकार काम करता है कि सूरज की जो रोशनी है, जो गर्मी है, उसकी वजह से जो सतह है, सतह पे मौजूद जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बट एक बात और आपने ध्यान रखनी है, अगर गर्मी अत्यधिक होगी, कि गर्मी अगर बहुत ज्यादा होगी, तो जो भाप है, ठीक है, उसमें जो पानी की जो बूंदे वो नहीं बन पाएगी। अगर बहुत ज्यादा तापमान होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है, तो जो तापमान है वो भी एक नॉर्मल वे में होना चाहिए, ताकि जो पानी की बूंदे है वो ऊपर की ओर जा सके। ऐसा नहीं है कि वो बीच रास्ते में ही भाप बन जाए। ठीक है, क्योंकि बादल तभी बनेंगे अगर भाप के साथ पानी की बूंदे, जल कणिकाएं भी ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की जल चक्र की। ठीक है, तो जल चक्र भी आप समझ चुके हो। जल चक्कर में ये हमारे जितने भी ये मेन पॉइंट्स थे ना, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, और बादल कैसे बनता है वो भी हम लोग इसी जल चक्कर में समझ पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जल चक्कर हुआ। ठीक है, बारिश होती है, जमीन गीली होती है, सूरज निकलता है, सूरज की गर्मी से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से क्या होता है, पानी की बूंदे भाप बनकर, छोटी छोटी बूंदे भाप के साथ मिलकर ऊपर की ओर उठती है और वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, और वही बूंदे ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती है और बादलों का निर्माण करती है। उन्हीं बादलों से फिर बारिश होती है, फिर से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। ओके, तो आपको समझ आया। देखो ये एरो भी मैंने इसीलिए बनाया कि पानी की बूंदें नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद अब यहां से एरो देखो ये ऊपर जा रही है, ऊपर तो जा रही है, वो हमारी क्या है, जल कणिका है। क्या है, जल कणिका। एक बूंद तो नहीं जा रही है ना, बहुत सारी जा रही है, इसलिए जल कणिका है। ठीक है, मैंने भी इधर से पूरी ट्राई की है कि आपको जो जल चक्कर है वो अच्छे से समझा पाऊं।
तो ऐसा मुझे लगता है कि जल चक्र आपको समझ आ चुका है और वाष्पीकरण भी आपको समझ आ चुका है, जल कणिका के बारे में भी आप जान पाए हो। अब बात करते हैं संघनन क्या होता है। ठीक है, संघनन क्या होता है कि जब ये पानी की बूंदें ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद अब ये बूंदे इस तरह से जा रही है, देखो छोटी बूंद है, कोई बड़ी बूंद है, कोई इस तरह से है, कोई छोटी बूंद है। तो जब ये ऊपर जा रही है, ठीक है, वायुमंडल की ओर जा रही है, तो वहां पे जाके जब ये एक बूंद दूसरी बूंद से जुड़ रही है, क्या हो रही है, जुड़ रही है, दूसरी बूंद तीसरी बूंद से जुड़ रही है, फिर ये चौथी बूंद से जुड़ रही है और बहुत सारी बूंद इकट्ठा हो रही है। ठीक है, बहुत सारा जो पानी की बूंदे वो इकट्ठा हो रही है और इनका जो आकार है, जो इनका आमाप है, वो भी बढ़ रहा है ना। तो ये धीरे धीरे करके इस तरह से एक बड़ी पानी की बूंद बन गई है। उसी तरह से लाखों करोड़ों पानी की बूंदें इकट्ठा होती हैं और भाप के साथ और अन्य जो हमारी गैसें होती है उनके मिश्रण के साथ ये बादलों का निर्माण करती है। ठीक है, समझ आया आपको। और जो ये पानी की बूंदें होती है, जो जल कणिकाएं होती है, वो हमारे वायुमंडल में हवा में तैरती रहती है, मतलब हवा में मूव करती है इधर से उधर, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, समझ आया आपको। और जो अपने बातें ध्यान रखनी है कि जब हम लोग धरती के सरफेस से, मतलब धरती की सतह से ऊपर की ओर चलते हैं, जब हम लोग वायुमंडल की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा जो वायु दाब है, ठीक है, और जो हमारा तापमान है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा तापमान है, जो हमारा टेम्परेचर है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी वायुमंडल की ओर बढ़ते हैं, अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा जो तापमान है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तापमान के कारण जो ये बादल, उनका निर्माण होता है। ठीक है, और जो ये पानी की बूंदे हैं, ये पानी की बूंदे क्या होती है कि देखो इस तरह समझो कि पानी की बूंदे इतनी इकट्ठा होगी, ठीक है, इतनी इकट्ठा होगी। ओके, अब जो हमारा बादल है, मान लो वो सिर्फ 100 लीटर पानी को ही स्टोर कर सकता है, ठीक है, या जो पानी की बूंदे है ना, उनका एक फिक्स साइज है कि वो इसी शेप में रहेगी, मान लो इतनी सी बूंद रहेगी। ठीक है, अगर वो पानी की बूंद इससे थोड़ी सी भी बड़ी होगी, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी होगी, इसका भार थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा भार, इसे मान लो ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम मान लो उसको, और ये 15 ग्राम हो गया, तो 15 ग्राम ज्यादा है ना, तो जो 15 ग्राम है वो ऊपर उसमें नहीं टिक पाएगी, तो ये पानी की बूंद नीचे आ जाती है। ठीक है, जो बारिश के रूप में जानी जाती है, समझ रहे हो। अगर इसका वेट कम होता रहेगा, ठीक है, मान लो ये, अब ये छोटा हो गया, ये 5 ग्राम का हो गया, तो ये तो नीचे नहीं गिरेगा, जब तक ये 10 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा ये नीचे नहीं गिरेगा, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो पानी की बूंदे जब अपने एक निश्चित आकार से थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट होती है। ठीक है, इसी कारण जो बारिश है वो होती है, सिंपल। तो अब हम लोग समझ पाए हैं कि बारिश क्यों होती है, बादलों का निर्माण कैसे होता है, जल कणिकाएं क्या होती है, जल चक्र क्या होता है, ठीक है, और वाष्पीकरण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे मेन जो इसमें पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है जल चक्र। ठीक है, जल चक्र के कारण ही बारिश होती है, बादलों का निर्माण होता है। उसके बाद सूरज, ठीक है, सूरज की गर्मी से, सूरज की किरणों से जो सतह है वो गर्म होती है, उसकी वजह से जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो संभव हो पाती है। ठीक है, उसके बाद जल कणिकाएं जो भाप और अन्य गैसों के साथ मिलकर बादलों का निर्माण करती है, और लास्ट में बारिश होती है। फिर से ये जल चक्र कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, यही था हमारा आज का टॉपिक। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि बादल किस तरह बनते हैं आपको अब ये समझ आ चुका होगा, और जल चक्र क्या होता है आप इसको भी भली भांति अब जान चुके होंगे। इसी के साथ वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसको भी आप लोग जान चुके होंगे। जल कणिका क्या होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूं।
और इसी के साथ जो संघनन होता है वो क्या होता है वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। तो ओवरऑल कि बादलों का निर्माण कैसे होता है उसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी डाउट थे क्लाउड से रिलेटेड कि बादल किस तरह फॉर्म होते हैं, बारिश क्यों होती है, वो आपको अब समझ आ गए होंगे। ओके, तो इस वीडियो से आपको अगर 1% भी नॉलेज मिलती है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।